हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे हों, सुरक्षित हों। वेलकम टू 8th स्टैंडर्ड चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आधा किया था। अब हमने जो किया था वहाँ तक हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री चैप्टर है, उनके लेखक हैं शंकर दयाल शर्मा। जो शंकर दयाल शर्मा हैं, उन्होंने इस चैप्टर में लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में उन्होंने क्या क्या कर्म किए, देश के प्रति क्या किया, उसके बारे में वर्णन किया है। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो भारत के लोकप्रिय नेता थे और जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद वो स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इस पद पर वे 19 महीने रहे। इसके बाद देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण भी किया। भारत सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनकी 3 मुख्य बातें थी कि जो शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में 3 मुख्य बातें थी, वो क्या थी कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था रखना, उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण करना और कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण होना जरूरी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। ये सब हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनके बारे में बताया गया था। अब हम हमारा चैप्टर जो कि नहीं हुआ था शुरू करते हैं। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। जो सामान्य परिवार, नॉर्मल परिवार होता है, उसमें ही उनकी परवरिश हुई थी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छे परिवार ने उनकी परवरिश की हो। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, तब भी वो सामान्य ही बने रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी को अच्छी जॉब मिल जाए तो वो थोड़ा एटीट्यूड में आ जाता है, लेकिन जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, प्रधानमंत्री के पद पर आने के बाद भी वो उनका सामान्य जीवन ही था। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। मतलब विनम्रता मतलब जो बिल्कुल साधारण तरीके से, सरल स्वभाव से बोलना, सादगी उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बापू मतलब जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, इसकी वजह से वो उनके बहुत करीब थे, उनके स्वभाव की वजह से। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने सन 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वो जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों के लिए इससे प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की उस उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस हैं। जो हमारे भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वो जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे और औरों के लिए ये प्रेरित करते रहे। कि शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वो हमारे लेखक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। मतलब जो सरल स्वभाव के होंगे वो ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया जब वो एक स्कूल में विद्यार्थी थे। जो शास्त्री जी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया जब वो एक स्कूल के विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के गांधी जी के बोलने पर वे स्कूल छोड़कर बाहर
आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में जो हमारे शास्त्री जी थे वो स्वतंत्रता संग्राम में जब प्रवेश किया था तब वो 17 वर्ष की आयु के ही थे और वो गांधी जी के कहने पर स्कूल छोड़कर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ से अपनी शिक्षा पूरी की और उनका मन हमेशा आज़ादी और सामाजिक कार्यों के में ही लगा रहता था। परिणाम ये हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए, जिससे वे जीवन भर सदस्य रहे। जो लोक सेवा मंडल थे उसके वो जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूत द्वार के काम में अपने आप को लगाया। अछूत द्वार, जो अछूत होता है ना, उसके बारे में इसमें बताया है। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। 1930 से उनका जो नया अध्याय मतलब नया जीवन है वो शुरू हुआ। 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरू होती है। कब से? 1930 से सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। और कब तक चलती रही? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक। इन 12 वर्षों के दौरान वो 7 बार जेल गए। जो 12 वर्ष के दौरान वो 7 बार जेल गए, इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरे जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी। जो 1942 की जो जेल यात्रा थी वो कितने वर्ष की थी? 3 वर्ष की, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकार के रूप में जनसेवा कार्यों में भी लगे हुए थे। वो जो गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों के साथ साथ पद, जो उनके पद थे, उनके कार्यों में जनसेवा के कार्य भी कर रहे थे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। 1935 में कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए और उस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी के अध्यक्ष भी बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। जो जिम्मेदारी होती है, जो उनको कोई भी कार्य हम देते हैं उसकी जिम्मेदारी निभाना एक मुख्य रूप होता है, जिसका उसमें उनका महत्वपूर्ण भाग था। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव में ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट से परिचित कराया है। इसमें बता रहे हैं कि जो हमारे शास्त्री जी हैं उनके अनुभव के बारे में व्यक्ति थे उनको निकट से मतलब पास से उनका परिचय करवाया है। उनके पास ग्रामीण जीवन का भी अनुभव था, मतलब जो गांव के जीवन था उसका भी अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। मतलब जो उनकी कार्य करने की जो देश की छोटी छोटी समस्याएं थी उनका उपाय ढूंढने के लिए वो लोगों से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। मतलब जो कार्य करने की उनके अंदर मेहनत थी उसके कारण वो संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में ये शास्त्री जी के
जी के संसदीय जीवन की शुरुआत थी। 1937 से उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था। जो इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने उनको अपना राजनीतिक गुरु कहा था। क्यों? क्योंकि उनको राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ थी, कि उन्होंने कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। जो उनका राजनीतिक जीवन शुरू किसके उसमें हुआ? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। ये सब उन्होंने संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का परिणाम दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने जिस प्रशासकीय दक्षता का परिणाम दिया, वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकता से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो अपने पद के कारण कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। उनकी क्या धारणा थी? कि वो जनता के शासक नहीं हैं, वो जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी मिली। क्योंकि उनकी क्या धारणा थी? कि मैं सेवा करवाने वाला नहीं, सेवक हूँ। ऐसी भावना से ही उन्हें मंत्रालय और लोकप्रियता मिली, और पूरे देश में भी। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की, वो एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, मतलब आराम से। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखावा किया हो, तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को भी तरजीह दी। मतलब जो अधिकार हैं उससे भी ज़्यादा उनका जो कर्तव्य था उसको महत्व दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को ये सोचना चाहिए, आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपका संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इसके कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना हमारा देश का प्रजातांत्रिक है। मतलब जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उन्होंने कहा कि आपके भविष्य में चाहे जो भी मंजिल हो, आपका प्रत्येक का ये सबसे पहला हक है कि आप इस देश के नागरिक हो, और आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देते हैं, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिससे समझना चाहिए। देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। मतलब
निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना ही फायदा करें। एक व्यवस्थित समाज में अच्छे से कार्य करना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे अधिकार है, कर्तव्य है, उसे हमें आत्मसंयम के साथ अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए। अभी हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप सब इसे एक बार फिर से घर पर अध्ययन कीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।